स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम क्लास 12th के अंतर्गत बायोलॉजी में चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग इसके भागों को पीछे पढ़ा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा है कि मानव जनन अंग तंत्र मतलब नर जनन अंग तंत्र क्या होता है, मादा जनन अंग तंत्र क्या होता है, और नर युग्मक का जनन कैसे होता है, जैसे शुक्राणु जनन कैसे होता है, अंडाणु जनन कैसे होता है। आप लोगों ने सब स्टडी कर लिया है। आज पढ़ेंगे जो लैंगिक जनन की दूसरी घटना है, उसको कहते हैं निषेचन। उस घटना को कहते हैं निषेचन। निषेचन कहा जाता है। निषेचन। निषेचन इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, युग्मक जनन के बाद युग्मकों का स्थानांतरण होता है। वो भी इसी हेडिंग में हम आपको बताएंगे कि मैथुन क्रिया के दौरान ढेर सारे शुक्राणु नर से अर्थात पुरुष से वीर्य सेचन क्रिया के द्वारा मादा के गर्भाशय में योनि मार्ग द्वारा पहुंचते हैं, तो वह युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो हम निषेचन की क्रिया पढ़ रहे हैं। तो निषेचन में क्या होता है कि नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होता है, उसी घटना को निषेचन कहा जाता है। तो थोड़ा हम इसको डायग्राम अर्थात स्ट्रक्चर द्वारा देखें कि निषेचन कैसे होता है। तो आपको बताइए कि स्ट्रक्चर मादा जनन तंत्र का एक स्ट्रक्चर खींच देते हैं और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इसका स्टूडेंट होता है अंडाशय। फीमेल्स का अंडाशय यहाँ पर होता है। अंडाशय होता है। यहाँ योनि होती है। यहाँ पर यह योनि कहलाती है स्टूडेंट्स। तो हमने आपको बताया कि निषेचन क्या कहलाता है। तो नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। इसमें हम मानव में पढ़ रहे हैं, तो मानव के नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु, और मादा के युग्मक को कहते हैं अंडाणु या ओवम, अंडाणु। याद रखेंगे, इन दोनों का जो फ्यूजन होगा उसी घटना को हम लोग फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। यह घटना मादा के किस भाग में होती है, मादा जनन अंग के किस भाग में होती है। तो यह जो घटना होती है स्टूडेंट्स, इसी भाग में होती है, जिसको हम कहते हैं, यह जो अंडवाहिनी का यह भाग होता है, अंडवाहिनी का यह भाग होता है, इसको कहते हैं तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन। अर्थात तुम्बिका का भाग और जो ये इस्थमस का भाग होता है, जहां दोनों का मध्य भाग होता है, उसी को बोला जाता है तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन।
जंक्शन। याद रखेंगे, इसी जगह में, इसी प्लेस पर, मादा के अंडवाहिनी की इसी प्लेस पर निषेचन की घटना होती है। आपको पता है कि इसको हम अंडवाहिनी कहते हैं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये होता है स्टूडेंट गर्भाशय। पहले हम आपको बता रखे हैं गर्भाशय। ये होती है योनि, ये होती है अंडाशय, अंडाशय, और ये होता है मादा युग्मक अर्थात अंडाणु। याद रखेंगे इन सारी घटनाओं को और सारी अंगों के नामों को याद रखेंगे। गर्भाशय के किनारों में जो ये दिख रहे हैं इसको बोला जाता है गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, इसको सर्विक्स कहते हैं। जो गर्भाशय होते हैं, गर्भाशय होता है, इसके 3 स्तर होते हैं। इसको बोला जाता है सबसे बाहरी आवरण को पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इसको परिगर्भाशय, हिंदी भी इसकी होती है, लेकिन आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोई भी लैंग्वेज में इसको याद कर सकते हैं। बाहरी आवरण को पेरीमेट्रियम, मध्य आवरण को मायोमेट्रियम और आंतरिक आवरण को एंडोमेट्रियम। इन सारी चीजों को याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो जब निषेचन की घटना होने को होती है तो नर और मादा मैथुन क्रिया करते हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष के मध्य में मैथुन क्रिया होता है, जिसके बाद मैथुन क्रिया के दौरान लगभग 20 करोड़, लगभग 20 करोड़, लिख देते हैं इसको, लगभग 20 करोड़ शुक्राणु, शुक्राणु मैथुन क्रिया के दौरान लगभग 20 करोड़ शुक्राणु वीर्य के माध्यम से योनि मार्ग में, स्त्री के योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं, गर्भाशय में पहुंचते हैं। इस घटना को वीर्य सेचन कहते हैं, वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? तो मैथुन क्रिया के दौरान, अर्थात जब पुरुष और स्त्री आपस में संयोग करते हैं, उसी को मैथुन क्रिया कहते हैं, संयोग करते हैं, तो पुरुष के स्खलन होने के बाद पुरुष के शिश्न द्वारा 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ से एबव भी हो सकते हैं, लगभग 20 करोड़ शुक्राणु स्पर्म पुरुष के शिश्न से निकलते हैं वीर्य में, और योनि में, स्त्री की योनि में पहुंचते हैं, और इसके द्वारा स्त्री के गर्भाशय में, गर्भाशय के द्वारा अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। तो इसी घटना को हम वीर्य सेचन कहते हैं। तो वीर्य सेचन क्या है, फिर से समझेंगे कि मैथुन, मैथुन क्रिया के दौरान, क्रिया के दौरान लगभग 20 करोड़ शुक्राणु वीर्य के द्वारा स्त्री के, स्त्री अर्थात मादा, स्त्री के योनि मार्ग द्वारा, योनि मार्ग द्वारा, योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं,
गर्भाशय में पहुंचते हैं इस घटना को वेरिएसेशन कहते हैं। इस घटना को वेरिएसेशन कहते हैं, वेरिएसेशन कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा वेरिएसेशन क्या है, इंसेमिनेशन क्या है। तो पुरुष के शुक्राणु का योनि मार्ग द्वारा स्त्री के गर्भाशय में पहुंचना वेरिएसेशन कहलाता है। याद रखेंगे, लगभग माना जाता है कि 20 करोड़ से अधिक शुक्राणु पुरुष के वीर्य में मौजूद होते हैं जो योनि मार्ग से पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि 20 करोड़ शुक्राणु जब योनि मार्ग द्वारा स्त्री के गर्भाशय में पहुंचते हैं तो ज्यादातर अधिकतर शुक्राणु तुम्बिका संकीर्णन जंक्शन पर पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तीव्र गति से क्रिया करते हैं। आपको पता है कि इनमें माइटोकांड्रिया पाया जाता है शुक्राणु में। तीव्र गति से यह गति करते हुए पहुंचते हैं तो ज्यादातर गर्भाशय में, कुछ योनि मार्ग में, कुछ गर्भाशय में, कुछ तुम्बिका संकीर्णन पथ जंक्शन पर पहुंचते ही नष्ट हो जाते हैं। बाकी जो शेष बचे शुक्राणु होते हैं उनमें से मात्र एक ही शुक्राणु, याद रखेंगे, जब वीर्यसेचन हो जाता है तो यहाँ से जो अंडाणु होता है, द्वितीयक अंडक होता है, अभी यहाँ पहुंच जाता है। आपको पता है, हमने बता रखा है, यहाँ पहुंच जाता है। कहाँ पर? तुम्बिका संकीर्णन जंक्शन पर। तो यहाँ पहुंच जाता है और यहाँ से योनि मार्ग द्वारा, गर्भाशय द्वारा शुक्राणु भी पहुंच जाते हैं। तो उनमें से मात्र एक शुक्राणु ही अंडाणु से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर द्वितीयक अंडा ऑलरेडी है, अभी अंडाणु का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। हम आपको उस अंड जनन में बताए थे कि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है, थोड़ा उसको हम बाहर निकाल देते हैं अंडाणु को। अंडाणु ये हो गया जोना पेलुसिडा लेयर और ये हो गया द्वितीयक अंडक, ये हो गया द्वितीयक अंडक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ही यह शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है, यह द्वितीयक अंडक हो गया। यह शुक्राणु जैसे ही इसमें प्रवेश करता है तो शुक्राणु का यह जो भाग होता है, यही भाग सिर्फ इसमें प्रवेश करता है, बाकी भाग बाहर ही रह जाता है। तो जैसे ही शुक्राणु का इतना भाग इसमें प्रवेश कर जाता है जिसमें उसका न्यूक्लियस होता है, उस समय द्वितीयक अंडक विभाजित होता है। ये हमने आपको बता रखा है, द्वितीयक अंडक विभाजित होता है और 2 कोशिकाओं का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एक बड़ी कोशिका जिसको हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, अंडक कहते हैं, और दूसरी छोटी कोशिका जिसको हम द्वितीय ध्रुवीय पिंड कहते हैं। यहाँ द्वितीय ध्रुवीय पिंड क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? नष्ट हो जाता है। और ओवम जो होता है, अंडक जो होता है, यह अंडक इससे नर युग्मक से अर्थात शुक्राणु से संलयन कर लेता है। तो याद रखेंगे, यहाँ नर और मादा युग्मकों का संलयन हो गया। यहाँ पर तुम्बिका संकीर्णन जंक्शन पर नर और मादा युग्मकों का संलयन हो गया। तो इसी को कहा जाता है निषेचन, अर्थात पुरुष के शुक्राणु का स्त्री के अंडाणु के साथ संलयन होना, फ्यूजन होना निषेचन कहलाता है। उसके बाद द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। जब यहाँ निषेचन की घटना हो जाती है स्टूडेंट्स, तो यन हो गया किसके? मादा के, और यह मतलब 23 क्रोमोसोम्स हो गए मादा के और 23 क्रोमोसोम्स हो गए पुरुष के अर्थात नर के। दोनों मिलकर फिर यहाँ पर द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं। द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब निर्माण करते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या
46 होती है। एक और चीज याद रखेंगे, एक और बात यहाँ इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखेंगे आप लोग, कि यदि माना जाता है कि जब इस वीर्य में, पुरुष के वीर्य में जब बच्चों 6 करोड़ से कम शुक्राणु अवेलेबल होते हैं तो वह निषेचन की क्रिया नहीं कर पाते हैं, अर्थात निषेचन वह नहीं कर पाते हैं। निषेचन होने के लिए पुरुष के वीर्य में कितने शुक्राणु होने आवश्यक हैं? 20 करोड़, 20 करोड़ से एवं या 20 करोड़ होने आवश्यक है, तभी निषेचन की घटना होती है। एक चीज और याद रखेंगे, वीर्य सेचन के बाद इस शुक्राणु को अंडाणु के पास पहुंचने में लगभग माना जाता है कि 48 से 72 घंटे का समय लग जाता है। 48 से 72 घंटे का समय लग जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि यह शुक्राणु जो होता है अंडाणु के पास निषेचन करने के लिए 48 से 72 घंटे तक जीवित रहता है। इसके बाद क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक और खास बात याद रखेंगे कि निषेचन होने के लिए जब वीर्य सेचन हो जाता है तो यह अंडाणु भी तभी निकलता है। वीर्य सेचन के बाद ही अंडाणु यहाँ क्या करता है? निकलकर स्थिमत जंक्शन पर पहुंचता है। तो ये टॉपिक याद रखेंगे कि निषेचन के लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला हमने आपको बताया कि निषेचन होने के लिए पुरुष के वीर्य में लगभग 20 करोड़ शुक्राणु होने आवश्यक हैं। दूसरा कंडीशन कि यह शुक्राणु 72 घंटे तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। तीसरा कंडीशन कि वीर्य सेचन के दौरान अंडाणु को भी तुम्बिका संकीर्णन पथ जंक्शन पर पहुंचना आवश्यक होता है, अन्यथा निषेचन नहीं हो पाता है। चौथा कंडीशंस क्या है निषेचन के लिए कि इसके फैलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनी में सूजन नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई सूजन नहीं होने चाहिए, और गर्भाशय में भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम या सूजन नहीं होने चाहिए, नहीं तो तभी भी उस कंडीशन में भी निषेचन नहीं हो पाता है। तो ये रहा निषेचन की घटना। याद रखेंगे एक और चीज कि निषेचन होने के लिए जब स्त्री के अंतर्गत जब मासिक चक्र होता है, जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं, मासिक चक्र या मासिक धर्म, मासिक चक्र या मासिक धर्म, इसको पीरियड कहा जाता है। मासिक चक्र के 14वें दिन, याद रखेंगे जब मासिक चक्र शुरू हो जाता है उसके 14वें दिन से लेकर और 72 घंटे तक यह अंडाणु, मादा का अंडाणु निषेचन योग्य रहता है। अर्थात कहा जाए तो 14वें दिन से 72 घंटा मतलब 24 घंटे में एक दिन होते हैं, तो 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन और 17वें दिन, यह 3 दिनों के अंतर्गत इन 3 दिनों के अंतर्गत यदि मैथुन क्रिया होती है, वीर्य सेचन होता है, तो शुक्राणु का अंडाणु के साथ निषेचन संभव होता है। माना जाता है कि वीर्य सेचन के दौरान यदि मादा के मासिक चक्र के 14वें दिन हो जाता है, मासिक चक्र के 14वें दिन या 15वें दिन हो जाता है, तो निषेचन कंप्लीट हो जाता है, अर्थात भ्रूण का निर्माण या युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं निषेचन के लिए। इसके बाद जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन पश्च घटना में आप लोग पढ़ेंगे
तो द्विगुणित जो युग्मनज यहाँ बना है, द्विगुणित युग्मनज कैसे एंडोमेट्रियम पर, मतलब गर्भाशय के एंडोमेट्रियम पर, यह एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, इस पर कैसे प्रत्यारोपित होता है, तो वो हम बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ आप लोगों ने आज के टॉपिक में पढ़ा निषेचन क्या होता है और निषेचन की घटनाओं में कौन क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो ये आप लोग उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यानपूर्वक इसको याद रखेंगे। यदि यह टॉपिक आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट, साथ साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।